चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पूनम जी, समाज सेवी भाई सुनील मुसेपुर, संजय यादव प्रेसिडेंट RWA, सभी म्यूनसिपल काउंसलर्स साहिबान और आज के प्रोग्राम की संयोजक बहन रेखा जी और उनके पति पहलवान जी, सम्मानित मंच, दूर दराज से आई हुई इलाके की सरदारी, माता बहनों, नौजवानों और दोस्तों, ये मुबारक हो आप सभी। 75 साल का देश आज़ाद हो गया। जो अगले 25 साल के अंदर परिवर्तन होगा वो आज की मौजूदा पीढ़ी के ऊपर निर्भर है। जब हम आज़ाद हुए थे और मैं यहाँ देख रहा हूँ, या बावल के भी बैठे हैं, करीना के भी आए हुए, नारनौल के भी आए, कुछ पटौदी के भी आए, रेवाड़ी के तो है, शहरी भी हैं, वार्ड के भी हैं, इलाके के सारे के आए। जो कभी चंडीगढ़ कोई गया होगा या पटियाला की तरफ गया होगा, उन्होंने बस के ऊपर लिखा देखा होगा, पटियाला एंड द ईस्ट पंजाब स्टेट्स। अब ईस्ट पंजाब स्टेट्स के अंदर हम सारे के सारे वो क्षेत्र आ गए जिन्होंने 1857 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया। तो बावल को काट करके जींद को दे दिया, करीना को काट करके संगरूर को दे दिया। और ये सुनील मुसेपुर ठीक कह रहे थे कि वो उपद्रव आज तक हमारे को सेक रहा है, हमारे को संगठित नहीं होने दे रहा। आज मैं सिर्फ अपने इस क्षेत्र की बात नहीं करना चाहता कि हमको संगठित होएंगे तो शायद मुकाम पर पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं आज देश के बारे में भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के 75 साल हो गए हैं। आज माली हालत हमारी पहले की निस्बत सुधर गई है, घर घर के अंदर नौकरी लगने की कोशिश करी जा रही है, चिकित्सा फ्री मुहैया करवाने की ज़रूरत करी जा रही है। कई कार्यक्रम अनेक सरकारों ने पिछले 75 बरस के अंदर किए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आज के दिन आवश्यकता है वो चिकित्सा की। आयुष्मान भारत की एक ऐसी स्कीम है जो 10 करोड़ कुटुंबों को 5 लाख तक का फ्री इलाज मुहैया करवा सकती है। और हमारे यहाँ पर जो मेरी उम्र के हो गए हैं या मेरे से गुजर गए हैं, आज तक तो पता ही नहीं चलता, हार्ट अटैक 40 के में भी आ जाता है, लकवा मार जाता है। सारे के सारे यहाँ से उठा करके गाड़ी अपनी जयपुर जाया करते थे, रोहतक जाना पसंद नहीं करा करते। ये एम्स भारत सरकार ने हमारे यहाँ पर, तो चिकित्सा का जो अभाव था ये है, अभी भी है, पूरा करना। नौकरियों का अभाव है, वो भी पूरा करना है। नौकरी पूरी तरह से हमारे को मिल नहीं पाई, इसमें दो कोई दे रहा है। लेकिन जितना बच्चा हमारा यहाँ पर पढ़ लिख करके आज के दिन इस मौजूदा सरकार के अंदर नौकरी प्राप्त कर रहा है, पहली वाली सरकारों में नहीं। तो मैं दिल से कह रहा हूँ, कोई हिसार का था तो हिसार वाले को मिल जाती थी नौकरी, कोई रोहतक का था तो रोहतक वाले को मिल जाती थी नौकरी, कोई भिवानी वाला था तो भिवानी वाले को मिल जाती थी। हमारे वाला को अच्छा औरों का नंबर खत्म हो जाता था, इंटरव्यू में उसके 0 नंबर देने के बावजूद भी उसकी मेरिट काटी नहीं जा सकती थी, जब जाके उसको नौकरी उपलब्ध हुआ। ये स्थिति हमारे साथ, और ये स्थिति जब है कि कांग्रेस के शासन में हमने कांग्रेस की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और हमारी वोट उस टाइम तो गिनी जाती हैं जिस दिन चुनाव होता है, और जिस दिन चुनाव समाप्त हो जाता है और जिस दिन पार्टी की तूती बोलने लग जाती है चंडीगढ़ के अंदर, तो हमारे लोगों को भूल जाती है। ये बार बार होता है। मेरा सिर्फ एक आप लोगों से कहना है, और ये सब भी कह रहे हैं कि भाई आपने ये सरकार 2 बार बनाई, बोलो हाँ कि नहीं करी। आने वाले समय के अंदर सब कह रहे हैं कि तू बूढ़ा नहीं है, तू चल लड़ाई एक और लड़े।
तो भाई अगर मैं लड़ लूं और तुम पीछे मेरी फौज ही ना रहे तो मैं क्या लड़ूंगा वो? आज सवाल इस बात का है कि हमको हमारे हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे दरमियानी उम्र का। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारे को कोई नहीं पूछने वाला, और अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो हमारे को कोई पूछने वाला नहीं। तो आज मैं आपको मौजूदा तौर के ऊपर ये कहने आया हूँ कि 75 साल हमारे गुजर गए। आज सब बालकों के हाथ के अंदर देखो टेलीफोन है। हमारे को तो सीखा भी नहीं था, हमारे टाइम पे तो कंप्यूटर ही नहीं थे। आज टेक्नोलॉजी इस रफ्तार से बढ़ रही है कि जो काम 100 साल के अंदर हुआ करता था वो 10 साल के अंदर होने लगे। जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं उनको मालूम है कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या चीज है। हमारी डेवलपमेंट की रफ्तार ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के तौर के ऊपर बढ़ रही है। जब अंग्रेज हमारे को छोड़ करके गए थे सन 57 के अंदर, तो भारत का विश्व के अंदर केवल 3% जीडीपी का हिस्सा था। मतलब विश्व के 3% हिंदुस्तान से निकला। और जब अंग्रेज आए थे उससे 200 बरस पहले, तो 25% हिंदुस्तान कंट्रीब्यूट किया करता था विश्व के जीडीपी के अंदर। 200 साल के अंदर अंग्रेजों ने हमारे को 25% से घटा करके 3 साल पहले छोड़ दिया। आप जो कपड़ा पहन रहे हैं वो भी बर्मिंघम से आता था, आप जूता पहन रहे हैं वो भी इंग्लैंड से आता था, आप सुई भी कोई महिलाएं सीना चाहती है किसी की कपड़े की बात करना चाहती वो भी इंग्लैंड से आती थी। मशीन भी आया करती थी, सिंगर नाम हुआ करता था, मुझे याद है। हर चीज जो हिंदुस्तान के अंदर इस्तेमाल हुआ करती थी यहाँ बननी बंद कर दी, इंग्लैंड से आकर के इंपोर्ट होनी शुरू हो गई। पहला युद्ध हुआ विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ हमारे पैसे से इंग्लैंड ने पहला विश्व युद्ध जीता, हमारे पैसे से इंग्लैंड ने दूसरा विश्व युद्ध जीता। हमारे आदमियों की जान गई और इंग्लैंड साम्राज्य बन गया, ब्रिटानिया साम्राज्य बन गया। आज के दिन ये मैं आपके सामने खड़ा होकर के कह सकता हूं कि जितनी जीडीपी आज के दिन इंग्लैंड की है उससे अव्वल जीडीपी आज के दिन हमारे इस देश हिंदुस्तान की है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक शायर ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसने फरमाया था, कुछ तो है बात कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ तो है बात कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, यूं तो सदियों से रहा है दुश्मन से दौरे ज़मां। ये हिंदुस्तान के ऊपर भी लागू होता है, यह हिंदुस्तान के ऊपर भी लागू हो सकता है और हमारा इस क्षेत्र के ऊपर लागू होता है। बार बार हमारे को धकेला गया, हिंदुस्तान को पीछे रखने की कोशिश करी, दक्षिणी हरियाणा को पीछे रखने की कोशिश करी, लेकिन किसी न किसी तौर के ऊपर पैरों के ऊपर आकर के फिर भी खड़ा हो जाता है, देश भी खड़ा हो जाता है और ये अपना क्षेत्र भी खड़ा होता है। और मैं आज निसंकोच ये कहना चाहता हूँ कि 45 साल लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया, साथ दिया, मेरी पीठ तक तपाई, और आज जो भी मैं बना हूँ जनता की वजह से बना हूँ। मैं आज के स्टेज के ऊपर 75वें साल के ऊपर जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जो देश बना है, और जो देश बना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जात का हो, ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, कोई भाषी हो, दक्षिणी का बोलने वाला हो, उत्तर की बोलने वाला हो, सब लोगों ने मिल करके हर हिंदुस्तान को आज के दिन समृद्ध बनाया है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से आज के दिन हम चौथे नंबर पे हैं। यानी कि हमारा रुपया कितना खरीद सकता है वो और मुल्कों के साथ अगर तुलना करी जाए तो चौथे नंबर पे आते हैं। डॉलर हमारे से आगे है, येन हमारे से आगे है, यूरो हमारे से आगे है,
चीन का यंग भी हमारे से आगे है। लेकिन ये रफ्तार के बाद 3-4 के नाम के बाद अगर किसी का पैसे का बलबूता अगर बोलता है तो वो रुपया बोलता है। जितना हमारा रुपया आज के दिन चलता है और किसी मुल्क का शायद हमारे से नीचे वालों का नहीं चलता हो। और अगर यही रफ्तार सचिन भाई का, रेखा देवी का, पूनम का, इन सभी पार्षदों का धन्यवाद तो करता हूँ, संजय का भी जो प्रधान है हमारे। पर मुझे एक चीज़ का एजाहार ज़रूर हुआ कि जब मैं आ रहा था जितनी ज़्यादा तादाद के अंदर माताओं के चेहरों के ऊपर मुस्कान थी, जिस तरह से वो फूल करता रही थी, वो शायद आदमी लोग संकोच कर रहे थे। और आज मैंने देखा प्रोग्राम बावल के अंदर गया, क्योंकि इस बार पहली बार सरकार ने ये फैसला किया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे ही इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाना चाहिए, एसडीएम लेवल के ऊपर भी मनाना चाहिए, सब डिवीजन लेवल के ऊपर भी मनाना चाहिए। वहाँ पर भी मैं प्रतियोगिता देख रहा था, महिलाओं का ज़्यादा असर है, संकोच कम है और रुचि ज़्यादा है। तो भाई महिलाओं भी इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर आ पाई, आपका मैं बहुत मन से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपका हमने सबका आपने स्वागत। प्रतियोगिता हुई, जो सारे गुलाम मुल्क थे अंग्रेज़ों के, वो सारे इकट्ठे हुए बर्मिंघम के अंदर, और एथलेटिक्स हुई, स्विमिंग हुई, शूटिंग हुई, सब चीज़ हुई। और जितने मेडल इस बार हिंदुस्तान ने प्राप्त किए थे, शायद इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम में कभी भी हिंदुस्तान ने प्राप्त नहीं किए। खुशी की बात है, खुशी की बात है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी की बात मुझको यहाँ खड़े होते कहने में ये हो रही है कि जितने भी मेडल कॉमनवेल्थ गेम के अंदर हिंदुस्तान के आए, 50% मेडल लेने वाले लोग हमारे हरियाणा के नौजवान हैं। और अब एक और भी मैं वास्तविकता आपके सामने लाना चाहता हूँ। जवानों की बड़ाई कर दी, हरियाणा वालों की बड़ाई कर दी। जब रेशो भांपते मर्द कितने हैं, वीर कितने हैं, किस एरिया के अंदर अव्वल है, किस एरिया में घाट है, तो जहाँ एथलेटिक्स के अंदर हरियाणा का नंबर 1 है, वहाँ रेशो जो मर्द वीर की है उसके अंदर हरियाणा का सबसे कम है। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और जो महिलाएं आज के दिन इतनी रुचि दिखा रही थी, लड़कियों की भ्रूण हत्या कर दी जाए, हरियाणा वालों तुम्हारे दिमाग में क्या शैतान बढ़ गया। आज तो बराबर है, लड़का भी बराबर का कमा सकता है, महिला भी बराबर की कमा सकती है। और मैं तो देखता हूं कि कई बार अगर महिला कैरियर संभाल ले अपना, तो अपने अलावा सारे गांव का, सारी बस्ती का, सबका उसका इलाज कर देती है। तो मैं आज इस निवेदन कर सकता हूँ कि आपसे कि आप लोगों ने इतनी बार मेरे को जिताया, यहाँ कोई डॉक्टर भी होगा तो क्या उस पर कंप्यूटर पे देख के बताएगा कि बच्चा है पेट के अंदर कि बच्ची है पेट के अंदर। कोई डॉक्टर ऐसे होते भी हैं जो उसी का पैसा कमाते हैं, और उसकी रिपोर्ट कर दिया, उसका लाइसेंस मैं कैंसिल कर दूँ। जो डॉक्टर करता 100 गलत है, और जो गुरबा उसको लेके जाता 100 गलत है। एक आप समझ लो कि बुजुर्ग होने के नाते 70 के साल के बाद तो बुजुर्ग सभी हो जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे ऊपर चला गया हूँ। तो आज के दिन ये भी मैं सुझाव देता हूँ कि भ्रूण हत्या का जो सिलसिला है, ये डावरी का जो सिस्टम है, क्या इसके बारे में हम सोच सकते हैं? पंचायती तौर के ऊपर सोचें। कई बिरादरी हरियाणा के अंदर ही ऐसी हैं, 1 रुपया लेकर के नहीं कर देती। क्या हम भी उसके अंदर शामिल हो सकते हैं? इसके बारे में सोचने की बात है। हिंदुस्तान के अंदर
आज के दिन हमारी अगली वाली पीढ़ी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से 100 साल तक हमारे देश को पहुंचाएगी। और मुझे इसमें कोई संकोच ये कहते हुए नहीं कि उसके अंदर 50% से अव्वल हिस्सा महिलाओं का होगा। अगर महिलाएं नहीं होंगी तो कैसे? तो आज मैं ये उपदेश देने तो नहीं आया था, लेकिन मेरे को कहना पड़ गया क्योंकि मेरे को ये महसूस होता है। भाई सज्जन पहलवान ने बड़ा अच्छा काम किया है? आज भाई सज्जन ने आप लोगों को संगठित कर, सारे पार्षदों को संगठित कर, रेखा देवी ने जितनी महिलाओं को इकट्ठा कर दिया, शायद ही पहले उतनी इकट्ठी हुई होंगी किसी पार्षद के हल्के के अंदर। और एक व्यायामशाला बना ली, एक व्यायामशाला बनवा ली, एक पुस्तकालय बना ली। मेरी तरफ से व्यायामशाला की तरफ 11 लाख रुपया, अब पुस्तकालय के लिए 11 लाख रुपया, दोनों के लगे को मैंने कहा। और एक ये झंडे का महत्व मैं और समझाना चाहता हूँ। ये सारे विश्व में हमारा झंडा तो प्रसिद्ध है। यहाँ लड़की अभी एक थी जो अभी मेडल लेके आई है, दोराम स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करा करती थी। जो भी प्रतियोगिता होती है, हमारा झंडा कोई ना कोई विदेशी महिला पकड़ती है और मार्च पास्ट होता है, और उस झंडे के नीचे सारे मुल्क इकट्ठे होते हैं जिसका वो झंडा है। तो मैं भी 2-3 प्रतियोगिताओं के अंदर गया, एशियन गेम्स के अंदर गया, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी मैं गया। एक टाइम मैंने देखा कि हमारे झंडे के सामने एक महिला खड़ी हुई, उसने झंडा हमारा उल्टा पकड़ा हुआ, यानी भगवा का रंग नीचे कर रखा था और हरा वाला रंग ऊपर कर रखा था। और सारे के सारे मस्टंडे जवान सारे भी तो मेरी फोटो खिंचेगी, हमारी फोटो खिंचेगी, झंडे की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और मैं छोटे कद का हूँ, पता है आपको, तो ज़्यादा ऊंचा नहीं हूँ। हरियाणा के थोड़े मसंडे कई जैसे ऊंचे हैं, तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है आसपास, लेकिन वो झंडा दिखाई दे रहा, क्योंकि डंडे पे था, ऊंचा था। और जब मार्च करने लगे, मार्च पास करने लगे, बड़े बड़े लोग होते हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री होता है, वहाँ का बड़ा कोई चांसलर होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो मैंने अपने लोगों को तुरंत रोका। क्यों? कि झंडा उल्टा पकड़ रखा था उस महिला ने। और अगर वो टीवी के सामने चले जाता, जितना नाम हमारे देश का रोशन हो रहा था, उसी दिन वो बराबर हो जाता। कि यहाँ तो हिंदुस्तानी लोग झंडे के नीचे मार्च तो कर रहे हैं, इनको ये कि इसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। उल्टा पकड़ने से भी बेइज्जती हो जाती है, गिर जाता है, मट्टी में मिल जाता है तो भी बेइज्जती हो जाती है। तो ये नवीन जिंदल साहब हमारे एक हुआ करते थे पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये फतवा करवा दिया, आदेश करवा दिया कि कोई भी अपने कार पे, घर के ऊपर झंडा रख सकता है, लेकिन जिम्मेवारी उस झंडे को महफूज रखने की उसकी होती है जिसने वो झंडा लगाया। तो जो भी अपना झंडा रखेगा, कृपा करके देश के झंडे को बरकरार रखे, उसको पूरा मान और सम्मान मिलना चाहिए। दोबारा तो अब मैं आज के दिन आप सभी को दोबारा से मुबारकबाद देते हुए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद।